नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ प्राची कुमारी। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए आरपी समाचार पर, जहां लिखेंगे खबर सच। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। मैं हूं आपके साथ रघुनाथ प्रसाद शास्त्री। नज़र डालते हैं आज की 10 बड़ी खबरों पर। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से। यूपी की छात्रा ने झारखंड के लेखक पर लगाया दुष्कर्म का आरोप। 10 साल पहले हुई यब्बी से दोस्ती। आपको बता दें, देश की राजधानी में शर्मनाक मामला सामने आया है। दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी कर रही एक छात्रा ने साहित्य अकादमी अवार्ड से सम्मानित लेखक पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। पीड़िता छात्रा जहां उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की रहने वाली है, तो वहीं दुष्कर्म के आरोपी लेखक मूल रूप से उत्तराखंड के रहने वाले हैं और कई सालों से दिल्ली में रह रहे हैं। उधर यूपीएससी की तैयारी कर रही छात्रा की शिकायत पर दिल्ली के तिमादपुर थाना पुलिस ने दुष्कर्म की एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस दुष्कर्म के इस मामले में संजीदगी से जांच में जुट गई है। मामला एक सम्मानित लेखक और युवा छात्रा से जुड़ा है, इसलिए दिल्ली पुलिस जांच के दौरान बेहद सतर्कता बरतेगी। मीडिया से मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली पुलिस को दी गई शिकायत में पीड़ित छात्रा ने आरोप लगाया है कि साहित्य अकादमी से सम्मानित लेखक 10 वर्ष से शादी का झांसा देकर उसका यौन शोषण कर रहा था। पीड़ित छात्रा ने शनिवार को फेसबुक पर लेखक का नाम व मामले की एफआईआर की कॉपी साझा की। मिली जानकारी के मुताबिक 32 वर्षीय पीड़ित छात्रा मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की रहने वाली है। वह बीते 10 वर्षों से दिल्ली में किराए के मकान में रह रही है और मुखर्जी नगर में यूपीएससी की तैयारी कर रही है। दिल्ली में रहने के दौरान पीड़ित छात्रा की मुलाकात साहित्य अकादमी अवार्ड से सम्मानित नीलोत्पल मृणाल से हुई थी। उसके बाद दोनों एक दूसरे के संपर्क में आए। ब्यूरो रिपोर्ट दिल्ली। एक बड़ी खबर और आ रही है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर सर्विस रोड से आवाजाही शुरू। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर सेक्टर 2 के पास सर्विस रोड पर वाहनों की आवाजाही शुरू कर दी गई है, जिससे लोगों को काफ़ी राहत मिली है। वहीं तिलगांव चौक पर रूट को डाइवर्ट कर दिया गया है, जिससे अंडरपास निर्माण में तेजी आने की उम्मीद है। यहां पिलर खड़े कर दिए गए हैं, जबकि गार्डर रखने का काम किया जाना है। फरीदाबाद में बाईपास रोड को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के लिंक रोड से मूल रूप से विकसित किया जा रहा है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI द्वारा रोड पर जगह जगह अंडरपास व फ्लाईओवर बनाए जा रहे हैं। इसके साथ ही सड़क को चौड़ा कर 12 लेन का बनाया जा रहा है। मुख्य सड़क पर काम शुरू करने के लिए NHAI की ओर से रोड के दोनों तरफ बारिश के पानी निकासी के ड्रेनेज लाइन और सर्विस रोड बनाई जा रही है, जिससे वाहनों के ट्रैफिक को उस पार डाइवर्ट कर मुख्य सड़क बनाने का काम शुरू किया जा सके। NHAI की ओर से बाईपास रोड पर गांव शाहूपुरा सेक्टर 2, 4 और सेक्टर 17 के पास सर्विस रोड पर तारकोल की लेयर बिछाने का काम भी शुरू कर दिया गया है। अंडरपास निर्माण में आएगी तेजी।
कुश्तीगांव चौक पर ट्रैफिक का सबसे ज़्यादा दबाव रहता है। यहाँ बल्लभगढ़ से आने वाला ट्रैफिक, पलवल से दिल्ली की ओर जाने वाला ट्रैफिक और दिल्ली से पलवल जाने वाले वाहन और तिलगांव से आने वाले ट्रैफिक आता है। सर्विस रोड शुरू नहीं होने की वजह से काफ़ी अभी तक पूरा ट्रैफिक मुख्य लाइन से गुजरता था। इससे अंडरपास के लिए बनाए गए पिलर पर गार्डर रखने की दिक्कत आ रही थी। NHAI ने सर्विस रोड को बनवाकर वाहनों की आवाजाही के लिए खोल दिया है। अब जल्द ही इनके ऊपर गार्डर रखने का काम शुरू कर दिया जाएगा। ऐसे में वहां पर ट्रैफिक को सर्विस रोड पर डाइवर्ट कर दिया जाएगा। एक्सप्रेस वे का निर्माण तेजी से जारी है। सड़क के दोनों तरफ सर्विस रोड बनाई जा रही है, जिससे मुख्य रोड का ट्रैफिक उस पर डाइवर्ट किया जा सकेगा। इसके लिए उन जगहों को प्रमुखता दी गई है जहां अंडरपास का फ्लाईओवर बनाए जा रहे हैं। यह जानकारी धीरज उप महाप्रबंधक NHAI द्वारा दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यू दिल्ली। एक बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से। लखनऊ से बड़ी खबर है, मासूम छात्रा के साथ दुष्कर्म किया गया। युवक ने किया दुष्कर्म। लखनऊ के सरोजनी नगर थाना क्षेत्र में एक मजदूर की 10 वर्षीय बेटी को शुक्रवार शाम बहला फुसलाकर एक युवक अपनी कार में बिठा ले गया। इसके बाद सुनसान इलाके में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इस दौरान बच्ची रोती बिलखती रही, लेकिन आरोपी को कतई रहम नहीं आया। इसके बाद आरोपी बच्ची को उसके घर से कुछ दूर पहले छोड़कर भाग गया। रोते हुए घर पहुंची बच्ची ने परिवारीजनों को पूरी घटना बताई तो पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को दबोच लिया और बच्ची को मेडिकल के लिए भेजा। सरोजनी नगर की एक कॉलोनी में रहने वाले दलित मजदूर के मुताबिक उसकी 10 वर्षीय बेटी इलाके की ही एक स्कूल में कक्षा 6 की छात्रा है। पीड़ित मजदूर ने बताया कि उसकी बेटी शुक्रवार शाम मोहल्ले में स्थित दुकान पर सामान लेने जा रही थी। तभी रास्ते में कार से जा रहे क्षेत्र के ही 35 वर्षीय दीपक पांडे उर्फ सोनू ने बच्ची को दुकान तक छोड़ने की बात कहकर अपनी कार में बिठा लिया। बाद में वह बच्ची को CRPF कैंप के सामने राजकीय सैनिक स्कूल के पीछे सुनसान जगह पर ले गया। वहां उसके साथ दरिंदगी की हदें पार कर दी, दुष्कर्म किया। इस दौरान बच्ची रोती बिलखती रही। इसके बाद आरोपी बच्ची को उसके घर से कुछ दूर छोड़कर भाग निकला। घर पहुंची पीड़िता ने अपने परिवारीजनों को सारी बातें बताई। पीड़िता के परिवारीजन उसे लेकर सरोजनी नगर थाने पहुंचे। पुलिस ने आरोपी दीपक पांडे के खिलाफ दुष्कर्म व अप्राकृतिक दुष्कर्म समेत कई धाराओं में मामला दर्ज कर पकड़ लिया है और उससे पूछताछ जारी है। पीड़िता बच्ची को मेडिकल परीक्षण के लिए अस्पताल भेजा गया है। रिपोर्ट आरती सचदेवा। एक बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के कानपुर से। विवाद सुलझाने गई थी पुलिस, बदमाशों ने पीटकर चार पुलिसकर्मियों को किया घायल। खबर विस्तार से। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में कानपुर के पालिका स्टेडियम में रविवार को 2 गुटों के बीच मारपीट हो गई, जिसमें एक युवक को बचाने गई पुलिस कर्मियों पर बदमाशों ने हमला कर दिया। पुलिस ने इस मामले में 2 हमलावरों को गिरफ्तार कर 15 या 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पालिका स्टेडियम में सुबह अभ्यास कर रहे युवकों पर एंटी रोमियो स्क्वाड की सादी वर्दी में कहा वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन हमलावरों ने उन पर हमला कर दिया। सूचना पर ईदगाह चौकी प्रभारी देवेंद्र सिंह टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उन्हें रोकने के
प्रयास में हमलावरों ने पुलिस टीम को भी पीटना शुरू कर दिया। मारपीट में चौकी प्रभारी देवेंद्र सिंह और कांस्टेबल राहुल घायल हो गए। दोनों घायल पुलिसकर्मियों को अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने मौके से शिवम उर्फ बग्गा और यशराज सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। पंकज, रविंद्र और महिला कांस्टेबल अर्पिता समेत 5 पुलिसकर्मियों का मेडिकल कराया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, कानपुर। बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के उन्नाव से। एलआईयू के सिपाही व 6 अन्य अपहरण पर रिपोर्ट दर्ज। एलआईयू के सिपाही व अन्य 6 पर अपहरण की रिपोर्ट दर्ज। उन्नाव सदर कोतवाली के करोवन मोड़ स्थित एक क्रिकेट एकेडमी में प्रशिक्षण ले रहे कन्नौज के छात्र के लापता होने पर पिता ने एलआईयू के सिपाही समेत 7 लोगों के खिलाफ बेटे को अगवा कर हत्या करने का शक जताया है। घटना के पीछे लेन देन का विवाद बताया जा रहा है। पिता की तहरीर पर सिपाही समेत 7 लोगों पर अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की है। कन्नौज जिले के गुरसाहिबगंज थाना क्षेत्र के लखैया मऊ निवासी पुष्पेंद्र सिंह ने बताया कि उसके बेटे प्रियांशु यादव 18 वर्षीय ने क्रिकेट का प्रशिक्षण लेने के लिए 18 माह पहले सदर कोतवाली के करोवन मोड़ स्थित यस एकेडमी में दाखिला लिया था। वह एकेडमी के ही हॉस्टल में रहता था। सिंगरोसी निवासी साहिल व सलीम एकेडमी के कोच हैं। पुष्पेंद्र के मुताबिक दाखिला व अन्य खर्च मिलाकर लगभग 4 लाख रुपए उसने जमा किए थे। कुछ रुपए सलीम के खाते में व एलआईयू सिपाही अर्जुन सिंह को 2.50 लाख रुपए दिए थे। अर्जुन भी एकेडमी में क्रिकेट खेलता है। पुष्पेंद्र ने बताया कि 22 अप्रैल से उसका बेटा प्रियांशु लापता है। उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ है। जब उन्होंने एकेडमी आकर पता किया तो वहां के आर्यन वर्मा ने बताया कि लापता हिमांशु ने उससे 5 लाख रुपए एकेडमी के अभिषेक गोस्वामी से 53,000, रोहित यादव से 2 लाख रुपए उधार लिए। हिमांशु ने कभी किसी से रुपए लेने की उसे या घर वालों को जानकारी नहीं दी। पुष्पेंद्र ने एलआईयू के सिपाही अर्जुन सिंह, एकेडमी के कोच सहित सलीम, आर्यन वर्मा, अभिषेक गोस्वामी, रोहित यादव व नवरत्न राजपूत पर बेटे को अगवा करने व हत्या करने का शक जता पुलिस को तहरीर दी। कोतवाल ओपी राय ने बताया कि सभी आरोपियों पर अपहरण का मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। सिपाही अर्जुन से खुद लापता प्रियांशु ने रुपए लिए थे। ऑनलाइन दिए गए रुपयों का सिपाही व अन्य के पास स्क्रीनशॉट है। सभी ने प्रियांशु से अपना रुपया मांगा था। इसके बाद से वह लापता है। विवेचना की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, उन्नाव। एक बड़े भाई की थी बारात। पुष्पेंद्र ने बताया कि 17 अप्रैल को उनके बड़े बेटे यदुवीर का तिलक था। 22 अप्रैल को शादी। प्रियांशु को तिलक व शादी में आना था। न ही वह तिलक में आया और न ही शादी में पहुंचा। उसकी मां ने 22 अप्रैल को उसे फ़ोन किया तो न आने की बात कहे फ़ोन काट दिया। इसी के बाद से उसका मोबाइल बंद है। सर्विलांस टीम भी जांच में जुटी। प्रियांशु का पता लगाने के लिए एसपी दिनेश त्रिपाठी ने सर्विलांस टीम को भी लगाया है। सर्विलांस की मदद से उसके मोबाइल की लोकेशन व फ़ोन कॉल डिटेल खंगाली जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, उन्नाव। सफीपुर से आ रही एक बड़ी खबर। उन्नाव के सफीपुर से आ रही बड़ी खबर। 1 लाख रुपए की उधारी देने से बचने के लिए
दोस्त को घर बुलाकर उसकी हत्या करने वाले दिव्यांग को पुलिस ने रविवार को कोर्ट में पेश किया। वहां से उसे जेल भेज दिया गया। मृतक के भाई का आरोप है कि हत्या में दिव्यांग के अलावा और भी लोग शामिल हैं। उसने अन्य आरोपियों को सामने लाकर कार्रवाई की मांग की है। कोतवाली क्षेत्र के मुरादापुर निवासी रमेश 45 वर्ष को गांव में रहने वाले उसके दोस्त दिव्यांग सुघर ने शनिवार देर शाम बहाने से अपने घर बुलाया था। वहां शराब पिलाने के बाद बैसाखी से पीटकर उसकी हत्या कर दी थी। आरोप है कि सुधर ने रमेश से 4 साल पहले 1 लाख रुपए उधार लिए थे। रमेश लगातार सुघर से रुपए वापस मांग रहा था। रुपए न देने पड़े, इसलिए सुघर ने रमेश की हत्या कर दी। घटना के बाद रमेश के परिवार की महिलाओं की पिटाई से घायल सुघर की हालत में सुधार हो गया है। रविवार को जिला अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद पुलिस ने उसे जेल भेज दिया। रमेश के भाई सूरजपाल ने सुघर व अन्य के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई है। सूरजपाल ने कोतवाल चंद्रकांत से वारदात में शामिल अन्य लोगों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की है। कोतवाल ने विवेचना के आधार पर आगे की कार्रवाई का भरोसा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट उन्नाव। एक बड़ी खबर आ रही है उन्नाव से। गैंगस्टर की 38.90 लाख की संपत्ति कुर्क। पूर्वा उन्नाव में जिला प्रशासन ने गैंगस्टर सत्यपाल लोथ की 38.90 लाख की संपत्ति कुर्क कर ली। कोतवाली क्षेत्र के टीकर खुर्द गांव निवासी सत्यपाल लोथ पर लूट, चोरी व आर्म्स एक्ट के 13 मामले दर्ज हैं। सत्यपाल के खिलाफ 7 मार्च 2018 को गैंगस्टर का मामला दर्ज हुआ था। विवेचना थाना अध्यक्ष असोहा कर रहे थे। मामले में चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की जा चुकी है। कोतवाली पुलिस ने गैंगस्टर सत्यपाल की संपत्ति को जब्त करने के लिए इसी साल 12 अप्रैल को डीएम को रिपोर्ट भेजकर अनुमति मांगी थी। 5 मई को डीएम ने अपराधी की संपत्ति को कुर्क करने के आदेश दिए थे। रविवार को कोतवाली पुलिस अपराधी के गांव पहुंची और डुग्गी पीटकर सत्यपाल की अपराध से अर्जित की गई अचल संपत्ति को कुर्क करने के नोटिस चस्पा की। अचल संपत्ति में 2 मकान, 1 कार, 1 ट्रैक्टर व थ्रेसर शामिल है। इसकी बाजार में कीमत 38.90 लाख है। सीओ पंकज सिंह ने बताया कि सत्यपाल जिले सर्किल व कोतवाली का टॉप 10 अपराधी था। उसने अपराध से ही अवैध संपत्ति बनाई थी। उसकी चल व अचल संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट उन्नाव। एक बड़ी खबर आ रही है प्रतापगढ़ से। 350 बदमाशों की संपत्ति का ब्यौरा खंगाल रही पुलिस। प्रदेश में दूसरी बार योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद पुलिस अधिकारियों ने कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रखने के लिए अपराधियों को जेल की सलाखों के पीछे रखने के साथ आर्थिक क्षति के जरिए उनकी कमर तोड़ने की तैयारी की है। पुलिस जिले के 274 बदमाशों की संपत्ति का ब्यौरा जुटा रही है। 6 संगठित गिरोह भी पुलिस के निशाने पर हैं। 20 थानों की पुलिस के ब्यौरा जुटाने के बाद मुख्यालय की टीम सत्यापन करेगी। प्रदेश में दूसरी बार योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद पुलिस अधिकारियों ने कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रखने के लिए अपराधियों को जेल की सलाखों के पीछे रखने के साथ ही आर्थिक क्षति के जरिए उनकी कमर तोड़ने की तैयारी की है। लुटेरे, गैंगस्टर, रंगदारी मांगने वालों के साथ ही शराब माफिया, भू माफिया व मादक पदार्थ बेचने वाले लोगों पर शिकंजा कसने का लक्ष्य पुलिस प्रशासन को दिया गया है। एडीजी प्रयागराज जोन प्रेम प्रकाश की ओर से भेजे गए पत्र में कहा गया है कि ऐसे अपराधियों की संपत्तियों का पुलिस ब्यौरा तैयार करें। उनकी बेनामी संपत्ति पर विशेष ध्यान दिया जाए। संगठित गिरोह बनाकर
आकुश संपत्ति हासिल करने वाले बदमाशों की बेनामी संपत्तियों को सीज किया जाए। पिछले 5 वर्षों से अब तक निरुद्ध किए गए गैंगस्टर आरोपियों की सूची तैयार की जाए। साथ ही राजस्व टीम के साथ पुलिस चिन्हित अपराधियों की संपत्तियों का मूल्यांकन करे। जिले में संगीन आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाले जौनपुर, अमेठी, सुल्तानपुर के बदमाशों को भी कार्रवाई की जद में पुलिस ने शामिल किया है। कुल चिन्हित 274 बदमाशों की संपत्तियों की जांच 20 थाना क्षेत्रों को दी गई है, थानाध्यक्षों को दी गई है। अपनी रिपोर्ट तैयार करने थानाध्यक्ष की रिपोर्ट मिलने के बाद मुख्यालय की पुलिस टीम सत्यापन करेगी, जिसके बाद कार्रवाई शुरू होगी। फरारी के दौरान बेनामी संपत्ति की आय से जीते हैं शान की जिंदगी। संगीन वारदातों को अंजाम देने वाले शातिर बदमाशों के साथ शराब तस्कर और भूमाफिया ने बड़ी पैमाने पर बेनामी संपत्ति बना रखी है। जांच के दौरान खुद पर आंच न आए इसके लिए रिश्तेदार या फिर करीबियों के नाम से संपत्ति बनाई है। बेनामी संपत्ति से होने वाली आय से फरारी के दौरान ऐश बदमाश शान की जिंदगी जीते हैं। ज़रूरत पड़ने पर यही बेनामी संपत्ति उनके काम आती है। ऐसे में संगठित गिरोह की कमर तोड़ने के लिए प्रशासन सख्त कार्रवाई कर रहा है। शराब माफिया गुड्डू सिंह की 7 करोड़ की संपत्ति हो चुकी है जब्त। हाथीगमा थाना क्षेत्र के बल्लीपुर के रहने वाले गैंगस्टर संजय प्रताप सिंह उर्फ गुड्डू सिंह की अवैध शराब के जरिए बनाई गई 7 करोड़ की अचल संपत्ति को प्रशासन ने 15 अप्रैल को कुर्क कर लिया। गुड्डू सिंह गैंग संख्या D77 का सक्रिय सदस्य है। कुर्क संपत्ति में लग्जरी कार, लखनऊ में मकान समेत बलीपुर व कुंडा में मकान व जमीन शामिल है। गुड्डू सिंह के खिलाफ हुई कार्रवाई के बाद अब दूसरे गैंगस्टर व शातिर बदमाशों पर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। आपराधिक वारदातों को अंजाम देकर अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित करने वाले बदमाशों की संपत्ति का ब्यौरा जुटाया जा रहा है, जिसमें राजस्व विभाग का भी सहयोग लिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रतापगढ़। एक बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से। सामूहिक हत्या के बाद कौन करता था मृतकों से रेप, अब DNA सैंपल से खुलेगा राज। प्रयागराज के गंगा पार इलाके में हो रही सामूहिक हत्याओं के खुलासे के बाद अब पुलिस उस नरपिशाच की तलाश में जुटी है जो मरने के बाद मृतक महिलाओं के साथ रेप करता था। इसके लिए पुलिस 9 मई से DNA के सैंपल लेगी। इसमें पकड़े गए 6 पुरुषों के सैंपल लिए जाएंगे। SSP अजय कुमार ने इसकी पुष्टि की है। इन आरोपियों में एक महिला समेत 4 आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है। वहीं पुलिस मुठभेड़ में घायल 3 आरोपियों का इलाज शहर के SRN अस्पताल में चल रहा है। अब पुलिस पकड़े गए आरोपियों का DNA टेस्ट कराकर उस नरपिशाच की पहचान करेगी जो महिलाओं की पहले हत्या करता था, उसके बाद अपनी हवस मिटाने के लिए मृतक महिलाओं के साथ रेप करता था। मोहरी और थरई में हुए नरसंहार में भी महिलाओं के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया गया, जिसकी पुष्टि ADG प्रेम प्रकाश ने भी की थी। गौरतलब है कि गंगा पार के फाफामऊ थाना क्षेत्र के मोहरी में 21 नवंबर 2021 की रात को एक ही परिवार के 4 लोगों की नृशंस हत्या कर दी गई थी। इसमें पति, पत्नी, बेटी और एक 10 साल की दिव्यांग लड़के की हत्या की गई थी। वहीं इस घटना में 25 साल की लड़की का शव नग्न अवस्था में पाया गया था। वहीं 16 अप्रैल को थरवई थाना क्षेत्र के
ख्योराजपुर में भी एक परिवार के 5 लोगों की नृशंस हत्या कर दी गई थी। महिलाओं के साथ रेप की भी बात सामने आई थी। आरोपियों ने घटना को स्वीकार कर बात कबूल की थी। आईजी प्रेम प्रकाश के मुताबिक मामले में पकड़े गए आरोपियों ने रेप की घटना का आरोप एक दूसरे ऊपर डाला है। आपको बता दें कि अब पुलिस इन सभी आरोपियों का डीएनए टेस्ट आज 9 मई को कराएगी, तभी क्लियर हो पाएगा या नर पिशाच कौन था जो महिलाओं की जान लेने के बाद उनके साथ अपनी हवस को मिटाता था। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रयागराज। एक बड़ी खबर और आ रही है प्रयागराज से। प्रयागराज में युवती को उठा ले गए बाइक सवार, मारपीट करने के बाद छोड़कर हुए फरार। बदमाश पर केस दर्ज। युवती का आरोप है कि वह घर से पैदल मानसरोवर चौराहा जा रही थी। गली में बाइक स्कूटी पर सवार 5 युवकों ने उसका मुंह दबाकर जबरन बाइक में बिठा लिया और पुराने यमुना पुल पर ले गए। वहां कार से नैनी ले जाकर पिटाई कर छोड़ दिया। प्रयागराज में अपराधी बेखौफ हैं। शहर में एक युवती को सरेराह अगवा करने और फिर पिटाई करने का मामला सामने आया है। घटना से युवती ने घटना के बाद युवती ने कोतवाली थाने में नितिन व उसके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। मानसरोवर चौराहे के निकट गली से बदमाशों ने युवती को उठाया था। घटना शनिवार सुबह करीब 11 बजे की है। बहादुरगंज में हुई थी यह घटना। युवती का आरोप है कि वह घर से पैदल मानसरोवर चौराहे जा रही थी। मंत्री नंदी के पुराने वाले घर के सामने वाली गली में पहुंची, तभी वहां पहले से बाइक स्कूटी पर सवार 5 युवक मौजूद मिले। युवकों ने उसका मुंह दबाकर जबरन बाइक में बिठा लिया और पुराने यमुना पुल पर ले गए। फिर वहां सफ़ेद रंग की कार में बिठा लिया और नैनी की तरफ ले जाकर चप्पल प्लास्टिक की पाइप से पिटाई की। पीटने के बाद अभियुक्त उसे छोड़कर भाग गए। घटना के बाद युवती एक परिचित व्यक्ति की मदद से कोठा पारचा तक पहुंची और फिर घर युवती ने पुलिस को सूचना बताया कि युवकों की आपस में बातचीत से एक का नाम नितिन पता चला है। फिलहाल पुलिस पीड़िता की तहरीर पर नितिन व अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच कर रही है। घटना का कारण साफ नहीं हो सका। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रयागराज। एक बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के मेरठ से। रिश्वत के आरोप में महिला थाना प्रभारी और महिला दरोगा सस्पेंड, केस दर्ज। मेरठ में महिला थाना प्रभारी मोनिका जिंदल और महिला दरोगा रितु काजला के खिलाफ एसएसपी के आदेश पर भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज किया गया है। दोनों को सस्पेंड कर दिया गया है और विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। मेरठ में महिला थाना प्रभारी मोनिका जिंदल और महिला दरोगा रितु काजला के खिलाफ एसएसपी के आदेश पर भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज किया गया है। दोनों को सस्पेंड कर दिया गया है और विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। मुकदमा दर्ज होने के बाद से दोनों महिला पुलिसकर्मी फरार हैं। आरोपी महिला थाना प्रभारी और मुकदमे में विवेचना कर रही महिला दरोगा ने फौजी का नाम निकालने के नाम पर 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। सरधना के छुरगांव निवासी फौजी सुमित पर उनकी भाभी ने महिला थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। सुमित सेना में है और नागालैंड में तैनाती है। इसी मुकदमे में सुमित का नाम निकालने के नाम पर विवेचक महिला दरोगा रितु काजला और महिला थाना प्रभारी मोनिका जिंदल ने सुमित से 1 लाख रुपए रिश्वत मांगी थी। करीब 35,000 रुपये सुमित ने पुलिस
कर्मियों को दे दिए थे। फौजी सुमित ने इस बातचीत की वीडियो बना ली और एसएसपी मेरठ प्रभाकर चौधरी से शिकायत की। एसएसपी ने एसपी देहात केशव कुमार को जांच दी, जिससे मोनिका जिंदल व ऋतु काजला दोषी पाई गई। जांच रिपोर्ट के आधार पर एसएसपी ने महिला थाना प्रभारी मोनिका जिंदल और महिला दरोगा ऋतु काजला पर सिविल लाइन थाने में भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज कराया है। दोनों को सस्पेंड कर दिया गया है। विभागीय जांच बैठा दी गई है। मुकदमा दर्ज होने के बाद मोनिका जिंदल और ऋतु काजला फरार हैं। मेरठ के एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने बताया कि रिश्वत मांगने के संबंध में वीडियो के साथ शिकायत की गई थी। जांच में दोषी पाए जाने पर मुकदमा दर्ज किया गया है और निलंबन की कार्रवाई की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट मेरठ। आज के लिए बस इतना ही। आरपीएस समाचार पर लगातार बने रहें देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए। चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूले, आइकन बेल दबाना बिल्कुल ना भूले, जिससे प्रत्येक जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके, जैसे कि प्रत्येक दिन का राशिफल, प्रत्येक पर्व का आर्टिकल, नई और ताजी खबरें।